हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, गॉस थ्योरम। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर हम लोग एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसमें हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाया करती है। तो यही बात यहाँ पर है। हमारे पास जो भी एरिया है, अगर हम उसमें डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो एक वेक्टर बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये क्यूब है सपोज, या मेरे पास ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये सेंटर है स्फीयर का। तो आप देखो कि अगर मैं कोई भी एरिया यहाँ पर लूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाला मैंने फेस दे दिया, ये फेस दे दिया, तो इसका एरिया जो होगा दिस साइड इनटू दिस साइड, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि स्मॉल ए स्क्वायर, इसकी साइड स्मॉल ए है, अगर ये साइड स्मॉल ए है इसकी, तो इसका जो एक फेस है उसका जो एरिया होगा वो होगा स्मॉल ए स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया लिखूँ कि इसका एरिया है ए, तो मैं लिखूँगा ए स्क्वायर, ये लिखूँगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें जो डायरेक्शन है उसको ऐड कर दें, तो याद रखिए एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में हुआ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन होगी इसकी वो ये होगी। इसके लिए आपको एरिया वेक्टर में उसका जो स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन है कि इस डायरेक्शन में है, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल का एक ये सेक्शन बना हुआ है सपोज ब्लैक कलर का, एक सेक्शन बना हुआ है, ये सेक्शन बना हुआ है, तो इसका एरिया सपोज एस है, या इसका एरिया मानिए बहुत ज़रा सा एरिया है, डी एस इसका एरिया है। तो अगर इसका एरिया डी एस है, अगर आपसे डी एस वेक्टर कितना होगा, तो डायरेक्शन आपको ऐड करनी पड़ेगी नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो डी एस वेक्टर हो जाएगा स्केलर डी एस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर एन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है। फिर अगली बात जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है सॉलिड एंगल। इसके बारे में आपको बताऊं कि प्लेन एंगल मैंने बताया था आप लोगों को, पहले आप समझिए प्लेन एंगल, फिर आप समझ जाएंगे सॉलिड एंगल के बारे में। आप देखिए प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में आपके पास एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल फिगर है। आप देखिए सर्किल है, आप एक सर्किल ले लीजिए, एक सर्किल लिया आप लोगों ने जो कि एक प्लेन में होगा, ये लिया आपने एक सर्किल जो कि एक प्लेन में होगा। अब ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब मैं आपसे कहूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल 2 ही एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस है सपोज, एक वाई एक्सिस है। अब हम आपसे कहें कि यहाँ पर एक स्मॉल आर्क है, ये एक स्मॉल आर्क है, और इसका डेल्टा एस, ये इसकी लेंथ है डेल्टा एस, और इस सर्किल की जो रेडियस है, ये रेडियस है सपोज स्मॉल आर। अब अगर ऐसा है तो आप देखो कि जो ये आर्क है वो सेंटर को कितना प्लेन एंगल सबटेंड करेगी। इसको निकालने के लिए हम इस आर्क के जो दोनों एंड्स हैं उसको ज्वाइन करेंगे इस सेंटर से, ये ज्वाइन करेंगे, और जितना ये एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा डेल्टा थीटा, इसको आपको निकालना है। और आप देख रहे हैं रेडियस कितनी है, ये रेडियस है स्मॉल आर, तो फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर जो प्लेन एंगल आएगा डेल्टा थीटा वो आएगा डेल्टा एस अपॉन आर। आप देखिए कि डेल्टा एस की यूनिट भी मीटर सेंटीमीटर की होगी, यानी कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, इसलिए डेल्टा थीटा जो होता है वो एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हुआ करती है प्लेन एंगल, और लेकिन इसकी ऐसे ही हुआ करती है और वो होती है रेडियन, ये होती है रेडियन। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई टोटल कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर टोटल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, किसी भी प्लेन में अगर हम एक पॉइंट बना लें, किसी भी मैंने ये प्लेन दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, अब मैं आपसे कहूँ भी कितना एंगल बन रहा है, टोटल एंगल कितना बन रहा है, तो हम निकाल सकते हैं। टोटल एंगल अगर आपको निकालना है
तो टोटल एंगल एट एनी पॉइंट इन ए प्लेन, ये आपको निकालना थीटा इज इक्वल टू, तो इसकी सर्कमफ्रेंस टोटल जैसे लिखा है डेल्टा एस का टोटल एस कितनी होगी 2 पाई आर और अपॉन रेडियस कितनी होगी आर, तो आप देखेंगे कि 2 पाई जो टोटल एंगल सबटेंड करेगा वो होगा 2 पाई रेडियन, ये होगा 2 पाई रेडियन। और यही वजह है कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक पॉइंट है, कितना एंगल बन रहा है, तो आप बताओगे कि टोटल एंगल यहाँ से चले ये बन रहा है 2 पाई रेडियन। अगर आपने इसको 2 बार डिवाइड कर दिया तो आप देखेंगे पाई ये बन रहा है, पाई ये बन रहा है। आपने इसको 4 बार डिवाइड कर दिया तो पाई बाई 2 ये बन रहा है, पाई बाई 2 ये बन रहा है, पाई बाई 2 ये बन रहा है, पाई बाई 2 ये बन रहा है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है प्लेन एंगल का, जिस तरह से कॉन्सेप्ट है प्लेन एंगल का बिल्कुल वैसे ही सॉलिड एंगल का भी कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉलिड एंगल जो होता है वो देखिए जिस तरह से हम लोग प्लेन एंगल को डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग जो सॉलिड एंगल है उसको डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर ली थी और वहाँ पर हम लोग 3 डायमेंशनल लेंगे। 3 डायमेंशनल मतलब कि एक सिमेट्रिकल फिगर लेना है तो आप ले सकते हैं स्फीयर, यहाँ सर्किल था वहाँ स्फीयर, तो 3 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि स्फीयर लोगे आप लोग जिसमें 3 एक्सिस होंगी, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस और ये है सेंटर को, ये लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों को निकालना है सॉलिड एंगल, तो देखिए जो डेफिनेशन है सॉलिड एंगल की उसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड एंगल होता है डेल्टा ओमेगा वो होता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, आपको ध्यान होगा आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में और 11th क्लास में, ये भी डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इसकी यूनिट हम लोग मानते हैं, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है इसकी रेडियन, ये होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पर स्फीयर के सरफेस पर अगर कोई भी एरिया है तो आप जानते हैं कि अगर जो भी एरिया हो, जैसे कि आप देखते हैं फुटबॉल में जो कुछ सेक्शंस बने होते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के, वो सेक्शंस अगर आप कंसीडर कर लें कि वो एक सेक्शन लिया हुआ है और वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है इसके सेंटर पर, तो आप समझ जाएंगे इस बात को। जो इमेजिनेशन अगर आप करेंगे तो उस इमेजिनेशन में आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए जो भी डिज़ाइन बना होगा उसकी सरफेस पर उस डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन तो बॉर्ड जो बना हुआ सरफेस बनेगा और सरफेस से किसी पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जो डिस्टेंस होगी वो उसकी रेडियस के ही इक्वल होगी। इसलिए चाहे तो ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो, ये सब इक्वल डिस्टेंस होंगे और आर इक्वल होगी जो रेडियस है इसकी। बोर्ड पर इक्वल नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस होंगी ये रेडियस के इक्वल होंगी इस स्फीयर की और ये आपस में इक्वल होंगी। तो जो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसको हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए जो कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का वो ये है, जैसे कि ये पेपर आपके पास है, ये पेपर आपके पास है, अगर आप लोग इसको एक कोनिकल शेप में इस तरह से ये कर लो तो आप देखिए ये है सॉलिड एंगल, जो ये एंगल बनेगा इस टाइप से, ये जो एंगल बन रहा है ये है सॉलिड एंगल, तो इसके हम लोग बात कर रहे हैं। इसी टाइप का आप देखिए यही बन रहा होगा, यहाँ पर ये एंगल बन रहा होगा, इस एंगल में 3 डायमेंशन होगी तो इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो इस सॉलिड एंगल की डेफिनेशन ये रहेगी। अगर आपसे कहा जाए कि स्पेस में, क्योंकि ये तो एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, स्पेस में यहाँ पर पॉइंट था प्लेन में, यहाँ पर स्पेस में ये पॉइंट है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इस पर कितना टोटल सॉलिड एंगल बन रहा है तो हम निकाल सकते हैं। आप देखिए कि हम इसको सेंटर कंसीडर करेंगे और मानेंगे कि ये सेंटर पर ये एक स्फीयर बना हुआ है, ये बना हुआ है, जैसे कि ये मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर एक स्फीयर बना हुआ है। तो अगर आपसे कहा जाए टोटल
solid angle at any point in space। तो आप निकाल सकते हो टोटल ओमेगा से प्रेजेंट करेंगे वो टोटल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। और एरिया किसका सेंटर मानकर आप एक स्फीयर तो ही मानोगे सिमेट्रिकल बॉडी के लिए, तो वो एरिया होगा उस स्फीयर का कितना होगा, होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो टोटल एंगल बनता है 4 पाई स्टेरेडियन, ये बनता है टोटल सॉलिड एंगल। अगर जैसे कि आपने यहाँ पर डिवाइड किया था बिल्कुल वैसे ही आप वहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं। आप देखिए एक इमेजिनेशन की बात है, बोर्ड पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ सोचें, मन में सोचें, इमेजिनेशन करें, तो आप लोग क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड एंगल को। आप लोग एक गुलाब जामुन लीजिए, एक प्लेट में रखिए गुलाब जामुन, तो आप सोचिए कि जो उसकी सरफेस है वो सेंटर पर जो एंगल बना रही होगी वो एंगल कितना होगा 4 पाई होगा। अब आप उसको एक चाकू से ऐसे कट कर दीजिए तो उसके 2 फ्लैट सरफेसेस हो गए, आपने कट किया 2 फ्लैट सरफेसेस ऐसे हो गए। तो ये फ्लैट सरफेस और ये फ्लैट सरफेस जो 4 पाई एंगल था उसको उन्होंने 2 पार्ट डिवाइड कर दिया है। अब ये भी 2 पाई और ये भी 2 पाई स्टेरेडियन, फिर से मिलाइए, आपने एक बार ऐसे कट करिए, एक बार ऐसे कट कर दिए, शार्प एजेस टाइप के 4 कोने बन जाएंगे। तो जो 4 पाई एंगल था वो अब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 4 पाई डिवाइड बाई 4, तो इस तरह के जो कॉर्नर्स कहीं पर होते हैं तो वो पाई स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से मिलाइए, आप नाइफ से एक बार ऐसे कट करिए, एक बार ऐसे कट करिए, फिर ऐसे कट करिए, तो आपको 8 पीसेस मिल जाएंगे आइडेंटिकल। तो जो एक पीस का जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा 4 पाई डिवाइड बाई 8 यानी पाई बाई 2 स्टेरेडियन का। इस तरह से हम लोग इन सब बातों को सोच सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पर तो जितनी भी डिस्टेंसेस थी वो सेम थी, कहीं कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर सेम डिस्टेंसेस नहीं हुआ करती, तो उस केस में एक स्पेशल केस है कि उस केस में फिर आप लोगों को पोजीशन ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके पास ये एक प्लेन है, ये प्लेन सर्कुलर प्लेन सपोज, और इसका जो एरिया वेक्टर है ये इसका एरिया है और इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, ये है ds वेक्टर ये। और आपको इसका कितना सॉलिड एंगल बनना है इस पॉइंट के ऊपर, ये आपको निकालना है। ये पॉइंट है O, तो O पॉइंट से जो इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर R। इस पॉइंट O से इसको ज्वाइन करेंगे, ये हो गया पोजीशन वेक्टर R, ये पोजीशन वेक्टर R। अगर आपको निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप देखें कि जितने भी बाउंड्री के पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको इस पॉइंट को से। अब जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा डी बनेगा सपोज, ये होगा टोटल सॉलिड एंगल। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो आपको सेम डिस्टेंस चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप ये काम करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन जो ये प्लेन था वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यानी कि r डिस्टेंस लेकर आप लोग इसका प्रोजेक्शन जैसे कि देते हैं शेडो, वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जब यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे, ये प्रोजेक्शन आएगा। ये प्रोजेक्शन होगा, अब प्रोजेक्शन से आप निकालेंगे कि अगर ये साइड, अगर ये ds है और ये एंगल दोनों प्लेन बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो एरिया होगा, जो ये प्रोजेक्शन लिया मैंने इसका, जो इसका एरिया होगा, इसका एरिया कितना होगा, ये होगा
इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर आर है, और ये होगा, अगर ये एरिया ds था तो ये एरिया सपोज ds डैश होगा, तो cos थीटा से कितना ds डैश होगा ये आप निकाल लो। तो cos थीटा हमारे पास होगा cos थीटा इज इक्वल टू ds डैश अपॉन ds, तो ds डैश अपॉन ds हो जाएगा, तो यहाँ से ds डैश निकल के हमारे पास आएगा ds cos थीटा ये आ जाएगा। और जितना जितना सॉलिड एंगल आप देखिए ये बना रहा है, ये वाला सरफेस बना रहा है, उतनी बना रहा है इसका प्रोजेक्शन एंगल तो नहीं, तो आप लोग इस छुपा लेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये डिस्टेंसेस सब इक्वल है उस केस में, तो जो डी ओमेगा रहेगा वो रहेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इसके रूट कर देंगे डी एस डैश, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या तो आप ये कहोगे कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अदरवाइज आप देखो कि a डॉट b इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b टू cos थीटा, तो आप ये लिख सकते हो कि जो d ओमेगा होगा ये होगा मॉड ऑफ ds वेक्टर मॉड ऑफ r कैप डायरेक्शन में इनटू cos थीटा, which is angle between वेक्टर r एंड वेक्टर ds, ये तो थीटा ही होगा ना, जितना ये होगा उतना ये एंगल होगा, इसलिए आप लिख सकते हो कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका वेक्टर फॉर्म सफिशिएंट है। अगर आप यही फॉर्मूला याद है तो सफिशिएंट है। रेयर यूज करते हैं इसको, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये सब कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई सफिक्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई सफिक्स ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लास्ट चैप्टर हमारा था, प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का कोई प्रॉपर स्केल होता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक प्रॉपर स्केल मानकर ड्रॉ करें तो फिर यूनिट एरिया से अगर कहीं पर भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली क्रॉस हों, पास हों, जितनी वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं प्रॉपर स्केल मानकर, तो यूनिट एरिया से अगर उतनी ही फील्ड लाइंस पास हों जितनी वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस कहते हैं। ओके, जैसे कैसे स्केल क्या मतलब बताया मैंने आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर ये एरिया है, ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, ये सब एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये सब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सपोज 1 न्यूटन पर कूलम। ये तो इसके परपेंडिकुलरली केवल 2 लाइंस पास होंगी यूनिट एरिया से, जैसे कि जरूरी कितनी एरिया में होगा, होगा तो यहाँ पर भी होगा, ये भी होगी, लेकिन यूनिट एरिया के परपेंडिकुलरली केवल 2 लाइंस पास होंगी। आप देखिए 2 लाइंस पास हो रही है, तो इसका मतलब ये फ्लक्स लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये फ्लक्स लाइंस है। कहीं पर दे रखा है इज 5 पर कूलम, तो इसका मतलब कि इससे 5 लाइंस पास हो रही होंगी परपेंडिकुलरली, इस तरह का स्केल होगा। फील्ड तो ऊपर जो हो सकती है ये, लेकिन यहाँ से जो लाइंस पास हुई होंगी ये 5 पास हो रही है। कहीं पर लिखा है E इक्वल 1 मीटर पर कूलम, तो इसके परपेंडिकुलर केवल एक लाइन पास हो रही होगी, अब देखिए केवल एक लाइन पास हो रही है। तो इस तरह से हम लाइन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं प्रॉपर स्केल मानकर, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस पास होती हैं उसे
उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उससे पास होने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। देखिए किसी भी सरफेस से पास होने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने के लिए मैं मानता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि कहीं पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर कूलम। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक रिंग लूँगा, ये इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, अगर इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर तो यहाँ से केवल 2 लाइन्स पास होंगी। आप ये सोचिए कि अगर मैं कोई ऐसा एरिया ले लूँ जिसका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर तो कितनी लाइन्स पास होंगी? तो कॉमन सेंस की बात है कि यूनिट एरिया से पास हो रही है, वो 2 लाइन्स पास हो रही हैं, तो जो 3 मीटर स्क्वायर एरिया होगा वहाँ से 6 लाइन्स पास होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये मैंने यहाँ पर लिया, ये लिया मैंने। तो इस आप देख रहे हैं एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स की परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो इसका इससे लिंक जो फ्लक्स रहा वो कैसे निकाला आप लोगों ने? जो फ्लक्स निकाला पाई ई, वो निकाला आपने ई को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ई इंटू ए कर दिया, ये किया आप लोगों ने। लेकिन अगर मैं इस रिंग को ऐसे इंक्लाइन कर दूँ इस एंगल पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो यहाँ से फ्लक्स लाइन पास हो रही है वो कम हो जाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे इंक्लाइन कर दूंगा तो आप देखिए कुछ कम हो जाएंगे फ्लक्स लाइन। अब मान लो देखो एरिया वेक्टर डायरेक्शन हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनेगा, वो बनेगा थीटा। तो उस केस में जो कंपोनेंट होगा या तो एरिया वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो आप देखोगे, तो ये कितना होगा? ये कंपोनेंट जो होगा ये होगा a cos थीटा, ये होगा a cos थीटा। तो उस केस में जो फ्लक्स यहाँ से लिंक होगा, फ्लक्स लाइन्स पास होगी, अब देखो 1 2 3 इतना पास हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई ई होगा ये होगा e इंटू a cos थीटा। इसका मतलब कि e a cos थीटा ये हो जाएगा e डॉट a। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसी भी सरफेस से या किसी भी एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल हुआ करता है। आप देखिए कि अगर मैं इसको झुका इस तरह ले इंक्लाइन कर दूँ कि अब ये मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया, ये जो एरिया वेक्टर है ये हो गया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं कि एक भी फील्ड लाइन जो है फ्लक्स लाइन जो है ये इसके आर पर नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो लिंक फ्लक्स रहा फाई ई ये हो गया 0। क्यों? आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, ये होता है, ये हो जाएगा ई ए cos 90 और cos 90 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला रहेगा कि फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या आप कहते हो कि ई ए cos थीटा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दो वेक्टर्स का एक डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए फाई ई एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आप लिखेंगे यहाँ से यूनिट ऑफ फाई निकालना है तो आप जानते हैं कि ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगी। या आप जानते हो कि इसका एक फॉर्मूला इसका एक वोल्टमीटर भी होता है, वोल्टमीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर ये भी होता है। अगर कहीं पर कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा? अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक आर्बिट्ररी शेप का ये कोई सरफेस रखी हुई है। अब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका फिर वहाँ पर ये रहेगा कि आप लोगों को इसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए। आपको जो हमारे पास ये एरिया है इसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए और सबका वेक्टर सम, सबका स्केल सम करना चाहिए कि इससे कितना पास हो रहा है, इससे कितना पास हो रहा है, इससे कितना पास हो रहा है, सबका स्केल सम करना चाहिए। या
विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन क्या करेंगे कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेगमेंट ले लेंगे, ये होगा ds वेक्टर, ये होगा ds वेक्टर इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मान लो होगी इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये एंगल कितना है थीटा। तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d फाई E, ये आप निकाल सकते हो कैसे, E डॉट ds करके, ये आप निकाल लोगे और आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे इस सरफेस S के लिए, तो आप लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। इसका मतलब किसी भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में और कोई भी सरफेस रखी हुई है तो उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको निकालने का तरीका ये रहेगा कि फाई सफिक्स E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S E डॉट ds, ऐसे आप निकाल सकते हो और ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ करती है। फिर बात ये आती है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो आप देखिए आपके फार्मूला है कि फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds, सपोज ये है, तो आप लिखेंगे E ds cos थीटा। तो आप देखिए E कभी नेगेटिव नहीं होगा, ds कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन cos थीटा नेगेटिव हो सकता है। अगर आप देखें कि इफ थीटा इज either या थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, आप देखते हो कि इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा अगर एक्यूट है तो cos थीटा कैसा होगा पॉजिटिव, तो फाई E कैसा होगा पॉजिटिव। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा नेगेटिव होगा, तो उस केस में फाई कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो अगर मेरे पास कोई भी ये एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है और मान लीजिए इससे फील्ड लाइन या फ्लक्स लाइन ऐसे पास हो रही, ये पास हो रही, तो आप देखेंगे कि जहां से ये फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगी वहां पर जो एरिया वेक्टर होगा ये तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तरफ होगी। तो एंगल कितना बनेगा, आप देखिए इस सरफेस पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये होगा, ये डायरेक्शन इसकी ये होगी, तो एंगल जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाई E होगा कैसा होगा नेगेटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये एक्यूट होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है ये और एरिया वेक्टर ये, तो ये एंगल बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है, फ्लक्स लाइन एंटर करती है, वहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जहाँ से जो फ्लक्स लाइन बाहर निकलती है तो वो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो याद रखने की बात यह है कि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी फ्लक्स किसी भी सरफेस में एंटर करेगा वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, और जो फ्लक्स सरफेस से बाहर निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।